Hello everyone, this is CA Prerna Juneja. As you all must be listening about the new amendment bill known as the Taxation Laws Amendment Bill 2021, which is introduced in Lok Sabha on 5th August 2021 and passed on 6th August 2021, which proposes to amend the Income Tax Act 1961 and the Finance Act 2012 as well. And what are we listening is that this amendment bill is going to scrap all the retrospective amendments which have been made in Finance Act 2012 after the Supreme Court judgment which came in 2012 in Vodafone case. So in today's lesson, in today's video, we are going to discuss about the whole case. What is this taxation law amendment bill 2021? सो फ्रेंड्स अमेंडमेंट बिल 2021 में सेक्शन 9 को अमेंड किया गया है. सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 का क्लॉज 1 जो हमारा डीमिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात करता है उसको अमेंड किया गया है. उसकी एक एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट लाई गई है. तो पहले हम देखते हैं कि सिंस द अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट an scrapping of an amendment which was made in Finance Act 2012, तो पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2012 से पहले व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 9 एंड व्हाट वाज द पोजीशन आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2012 इन सेक्शन नंबर 9. सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सीधा सेक्शन नंबर 9 के ऊपर. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. तो फ्रेंड्स, दिस इज सेक्शन नंबर 9, subsection 1, clause 1, which says all income accruing or arising whether directly or indirectly through or from any business connection in India or through or from any property in India. हम चलते हैं सीधा के सीधा अपने पॉइंट पे. through or from any capital transfer of a capital asset situated in India. इसका मतलब कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट जो आपका इंडिया में सिचुएटेड है, अगर उसमें आप उसका ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो ट्रांसफर कोई भी क्यों ना कर रहा हो, तो वो डीमिंग प्रोविजन ऑफ इनकम में कवर हो जाएगा. यानी कि उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के पास सेक्शन नंबर 5 में डीमिंग प्रोविजन ऑफ टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा और हमारा एज वेल एज वो चार्जिंग सेक्शन 4 में भी कवर्ड हो जाएगा. तो इनकम टैक्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन लेवाई टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. So this was the position before 2012 as well. But 2012 की जो अमेंडमेंट आई थी वो क्यों आई थी, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक केस समझते हैं. द केस इज ऑफ वोडाफोन. तो वोडाफोन ने क्या करा, वोडाफोन, अभी हम इसको स्पेसिफिकली एक काम करते हैं, वोडाफोन ना लेते हुए हम एक जनरल एग्जांपल के उस पे समझते हैं कि सपोज एक कंपनी है सिचुएटेड इन से यूएसए होल्ड्स शेयर्स ऑफ अ कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया. तो जो आपकी यूएसए की कंपनी है उसके पास शेयर्स हैं किस कंपनी के, आपके इंडियन कंपनी की. एंड देन द शेयर्स ऑफ द यूएसए कंपनी इज बीइंग होल्ड बाय एनी कंपनी, से अ यूके कंपनी. तो जब वो जो यूके की कंपनी व्हिच इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ यूएसए कंपनी सेल्स द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, यूके कंपनी, टू अनदर कंपनी, तो उस केस में सिंस क्या होता था कि जो हमारे शेयर्स थे दे वर द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, the shares of a company incorporated outside India, but they were deriving its value substantially from the assets located in India. इस वजह से the people were not although the people were not covering this thing in the income deemed income में उसको कवर नहीं कर रहे थे. लेकिन क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर there is an asset, there is a share, there is an interest in a company incorporated outside India and the company derives its value substantially from the assets located in India. इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर एक फॉरेन कंट्री के शेयर्स हैं और वो फॉरेन कंट्री एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड करती है इंडियन कंपनी में, तो उस केस में शेयर्स सिंस द कैपिटल एसेट्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया, तो फाइनेंस एक्ट 2012 से पहले इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था क्योंकि वो इनकम जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर था वो इनकम का पार्ट ही नहीं होता था. क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया. तो जो फॉरेन कंट्री के शेयर्स हैं दे आर तो नॉट सिचुएटेड इन इंडिया. तो सेम वोडाफोन ने भी इसी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखा. वोडाफोन ने भी सेम एक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करा था जिसकी
वैल्यू जो थी वो इंडियन शेयर से, इंडियन एसेट से डिराइव हो रही थी। तो उस केस में अब जब ये चीज हुई तो वोडाफोन से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे डिमांडेड अ सर्टेन ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस कि आपको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे। उस केस में जो हमारी वोडाफोन कंपनी थी, वोडाफोन कंपनी रिफ्यूज टू पे टैक्सेस बिकॉज दे से दे हैव नॉट सोल्ड एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इन फैक्ट दे हैव सोल्ड द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री व्हिच इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। So now the government put down the case and उन्होंने वो जो केस ले गए वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ले गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि yes, Vodafone have to pay taxes. Then Vodafone went to Supreme Court and Supreme Court certainly said in December 2012 that no, not in December, in January 2012 Supreme Court said that Vodafone is not liable to pay any taxes on the transfer of capital assets situated outside India because the foreign shares are not of India. So then Vodafone is not liable to pay any taxes. So this was the certain amount जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि if your intention is to say to levy taxes on any such capital asset, then you should mention that specifically in your law. आपके लॉ में ही क्लियर नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो देन इन दैट केस जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला दैट दिस इज द थिंग, तो फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी। द एक्सप्लेनेशन वाज क्लैरिफिकेटरी बट द अमेंडमेंट वाज मेड। This is called a clarificatory amendment which was made in Finance Act 2012. The amendment was made by explanation number 5. तो explanation number 5 ऐड हो गया Finance Act 2012 में, जिसने बोला कि for the removal of doubts, it is hereby clarified that any asset or a capital asset being any share or interest in a company or any entity registered or incorporated outside India, कोई भी shares अगर इंडिया फॉरेन कंपनी के shares हैं तो मान लिया जाएगा shall be deemed। और सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ वो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया and shall always be deemed to have been situated in India। मतलब हमेशा से ही मान लिया जाएगा कि वो इंडिया के ही कैपिटल एसेट्स हैं। कब? अगर if the shares or interest derives directly or indirectly its value substantially from the assets located in India। तो इट मीन्स अगर किसी भी फॉरेन कंट्री के शेयर्स अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं इंडियन एसेट्स से, तो ये मान लिया जाएगा कि वो फॉरेन कंट्री के जो शेयर्स हैं दे आर आल्सो सिचुएटेड इन इंडिया। But the problem was that the amendment was made retrospectively। मतलब ये कि फाइनेंस एक्ट 2012 ने एक ऐसी अमेंडमेंट करी जो कि अकॉर्डिंग टू द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी was explanatory in nature, but the amendment itself was a retrospective amendment which was applicable from 1961 to 2012 as well। Along with that subsequent amendment तो हुई है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी लिया है। यानी कि 28 मई 2012 जिस दिन हमारा फाइनेंस एक्ट 2012 जो था उसको प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर करे थे, उस दिन से 28 मई 2012 से पहले की जितनी भी अगर फॉरेन कंट्री के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टुक अ राइट टू डिमांड टैक्सेस कि बिकॉज दैट आर कवर्ड अंडर डीम्ड इनकम। When asked Mr. Late Shri Pranab Mukherjee ji, they said that yes, this was the intention of law and हमेशा से ही यही इंटेंशन था। तो हमने एक्सप्लेनेशन इशू करी है, तो वो उस चीज को एक रेट्रोस्पेक्टिवली उस वाले पे गए ही नहीं, माना ही नहीं उस चीज को। अब ऑल्दो दिस क्रिएटेड अ ह्यूज, मतलब बहुत अच्छा खासा तमाशा हुआ इस पे। द फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे दे आल्सो काइंड ऑफ लूज सिक्योरिटी ट्रस्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज सी अगर इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स होने लग गई तो उस केस में इफ अ फॉरेनर इज गोइंग टू इन्वेस्ट टुडे in India, then in that case he has in mind कि हो सकता है Indian government may make any changes after 12 years, after 15 years, may after 50 years as well। वो कोई भी changes कर सकते हैं Indian government because this is what they do। वो कभी भी change कर सकते हैं। तो उस वजह से they will rather say that I will invest in some other country, why would I invest in India? So this was the whole scenario। So now when they introduced in Finance Act 2012 that they can do these things,
एक्सप्लेनेशन 5 के थ्रू उन्होंने सब बोला, तो उसके बाद दे स्टार्टेड डिमांडिंग टैक्सेस इवन फ्रॉम द कंपनीज जिनका उन्होंने पहले चार्ज टैक्सेशन जो था वो नहीं भी करा था, इवन पहले डिमांड करा था तो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में हारे इन दैट केस ऑल्सो, तो अब दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग द टैक्सेस. So when they started demanding taxes, the companies went into foreign arbitration to settle the case, because foreign arbitration में भी they have certain rights, तो वो उसमें कर सकते हैं. तो उसके बाद जाके अब फॉरेन आर्बिट्रेशन में भी जाके दे लॉस तक अब केस उनके हाथ से, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुका था. तो अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट हैज came up with a new law, with a new bill in fact अभी तो. So they came up with a new bill, and what the bill says is, let me share another screen with you. So this is the bill. अब इस बिल में उन्होंने क्या अमेंडमेंट करी है, what are they proposing? They're proposing that जितनी भी जो भी हमने ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी थी इन फाइनेंस एक्ट 2012, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रखेंगे अब. तो इट मींस 28 मई 2012 से पहले जितने भी आपके फॉरेन कंट्री के शेयर्स, फॉरेन किसी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए थे जिसकी वैल्यू इंडियन कंपनी से या इंडियन एसेट से डिराइव हो रही थी, वो अब आपको मतलब दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स. अगर ऐसा कोई डिमांड मतलब ऑलरेडी रेज हो चुका है तो वो उसको नलिफाई कर देंगे. अगर ऐसा कोई डिमांड ऑलरेडी पे हो चुका है तो वो उसको रिफंड बैक कर देंगे. along with interest? No, without interest. Now साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आज के बाद वो ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं रेज करेंगे जिसमें वो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2012 में वो अमेंडमेंट लेके आए थे, एक्सप्लेनेशन 5 लेके आए थे, उसके मतलब तहत उसके वजह से वो ऐसा कोई भी डिमांड रेज नहीं करेंगे. सो नाउ द थिंग इज दैट द इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट रेज एनी डिमांड इन फ्यूचर, as well as if there is any demand already raised, if there is any order already passed about that demand will be nullified. That order will be nullified to the extent it relates to this demand, and they will pay any amount if they come due for because of any such changes which is being made in this bill. अगर ऐसा कोई refund उनका बनता है, they will pay but without interest. But specified conditions जो कंपनीज हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी, ये भी साथ में उन्होंने बोल दिया. तो एक बार देखते हैं वो स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या हैं. इसमें यही लिखा है इन्होंने कि ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होगा, और अगर हो चुका है तो वो नलिफाई हो जाएगा. उसमें उन्होंने यही लिखा है यहाँ पे. और मतलब कौन से जितने भी 28 मई 2012 से पहले की ट्रांजेक्शन है तो ऐसे कोई ऑर्डर पास नहीं होंगे. और अगर कोई अमाउंट रिफंडेबल होता है तो वो उसको रिफंड कर देंगे, बट नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A shall be paid on that amount. They will pay without interest. So what are the specified conditions they have said कि अगर suppose the said person जो रिफंड के लिए अब डिटरमाइंड है, अगर वो एलिजिबल है, अगर they have filed any appeal, may it be in the Indian courts in clause 1, may it with the outside courts for any reason, अगर ऐसा कोई उन्होंने अपील या कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी अगर उन्होंने पिटीशन फाइल करी है, तो इन दैट केस दे विल विथड्रॉ दैट पिटीशन, दे विल विथड्रॉ दैट केस, और इफ नॉट विथड्रॉ दे विल एटलीस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट दे विल सर्टेनली विथड्रॉ दैट केस. प्लस दे शैल आल्सो फर्निश एन अंडरटेकिंग दैट दे विल नॉट फाइल एनी केस neither in India nor outside India for मतलब they will waive all their rights and they will not ask for any sort of liability or any sort of जो भी उनके मतलब कोई right claim नहीं करेंगे, कोई interest claim नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे that there is some sort of loss to them and then Indian government has to pay any claim anything. So they will not seek for any remedy, वो कोई सीख नहीं करेंगे. and other conditions as may be prescribed, अगर conditions अगर चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट और भी प्रिस्क्राइब कर सकती है. तो ये मेजर अमेंडमेंट थी जो अब इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, मतलब बिल प्रपोज पास हुआ है लोकसभा में. सोन गोइंग टू बी एक्ट की 28 मई 2012 से पहले अगर किसी फॉरेन कंट्री के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट विल नलिफाई ऑल द ऑर्डर्स पास्ड, will not issue any order in future regarding that demand, and will refund the amounts. अगर कोई eligible है तो उनको refund कर देंगे, but without section 244A का interest, and they have to specify, they have to complete the specified conditions to claim the refund or to nullify the order. This was that.
अब उसके बाद एक सेक्शन 119 ऑफ इनकम फाइनेंस एक्ट 2012 में भी साथ ही में एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। सिंस फाइनेंस एक्ट 2012 का जो सेक्शन 119 है दैट मेंशन्ड अबाउट द कंडीशंस की इनकम टैक्स एक्ट चाहे तो इस जो फाइनेंस एक्ट 2012 में एक्सप्लेनेशन 5 ऐड हुआ है उसमें वो कोई भी मतलब डिमांड जो है उसका ऑर्डर लगा सकता है और दे आर नॉट लाइबल टू रिफंड एनी अमाउंट ऑफ टैक्सेस। अभी मैं लेके आ रही हूँ उस पेज पे भी, this is section 119 of finance act 2012 that notwithstanding anything contained in any judgment, कोई भी जजमेंट क्यों ना पास हो जाए या कुछ भी क्यों ना हो जाए, they will not liable to refund any amount, उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की, एंड ऑल द डिमांड्स रेज आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज वैलिड डिमांड्स। सेम इसी चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे भी अमेंडमेंट लेके आई है सेक्शन 119 के ऊपर ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2012 दैट अगर ऐसा कोई 28 मई 2012 से पहला का केस है तो उसके ऊपर ये सेक्शन 119 एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस विल बी कवर्ड अंडर अ प्रोविजो दैट इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक द रिफंड सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड कंडीशंस जो हमने अभी डिस्कस करी थी, स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉलो हो जाए तो। दिस वाज ऑल अबाउट द जजमेंट, ऑल अबाउट द फाइनेंस बिल जो हमारा 2021 का फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, पास हो गया है अब ऑलरेडी। और अब इसके आने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट हो सकता है अब हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी क्या ह्यूज बढ़नी चाहिए एज पर देम, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट व्हाट इज दे आर क्लेमिंग इज द इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज they have also mentioned that it shall increase the employment, it shall increase the economic growth of the country, and I hope that this may happen, this should happen actually. So this was all about the Finance Bill 2021, and I hope the thing is clear to you. If you have any doubts, do let me know in the comment section. Do subscribe the channel for more updates and regular updates. Thank you so much, friends. Have a nice day.